नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे वो है सोशल नॉर्म, सोशल वैल्यूज़, फोकवेज, मोर्स, कस्टम और अंत में सेक्शन की बात करेंगे। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं ये सारे, बहुत ही छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं इनमें, लोग आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं, एमसीक्यू गलत कर देते हैं। तो आइए हम लोग इनको ठीक तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, जब हम सामाजिक मानदंड के बारे में बातचीत करते हैं तब हमें समझना चाहिए कि मनुष्य पशु समाज से एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आता है। पशु समाज के पास कोई संस्कृति नहीं होती है, कोई नॉर्म्स नहीं होते हैं, यानी कि उनके पास चीज़ों को करने के कोई उचित या वैध तरीके या मान्य तरीके या अमान्य तरीके ऐसे कुछ नहीं होते, वो बस चीज़ों को कर देते हैं। मनुष्य समाज और पशु समाज में सबसे बड़ा अंतर यही है कि मानव के पास संस्कृति है जबकि पशुओं के पास नहीं है। इसलिए मानव को ये जब बोला जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके बजाय ज़्यादा अप्रोप्रिएटली ये बोल दिया जाता है कि मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है। तो उसी को हम लोग सोशल नॉर्म्स यहाँ पर कहते हैं। होता क्या है कि मनुष्य को अपनी कुछ चीज़ें पूरी करनी होती है, अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं या कोई काम है उनको पूरा करना होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो मनचाहे तरीके से किसी भी चीज़ को कर देगा, उसके लिए हमने एक कायदा बनाया है, ठीक है, एक नियम बनाया है मान लीजिए। उसी को हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्म कहा है, मानदंड कहा है, और जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड वहाँ पर हम लोग मीट करा पाए उस सिचुएशन का। इसमें मेरिल ने कहा है कि मानव मानदंडों को निर्माण करने वाला प्राणी है, मैन इज ए नॉर्म मेकिंग एनिमल, ये मेरिल ने कहा है। कुल मिला के सोशल नॉर्म्स का मतलब मनुष्य कोई भी चीज़ जो करेगा या जिस तरीके से उन चीज़ों को करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, उन सारी की सारी चीज़ों को हम नॉर्म्स के अंतर्गत में ले आएंगे। नॉर्म्स यहाँ पे एक बड़ा टर्म है। ये सारी चीज़ें जितनी हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्म्स के अंतर्गत आती हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि कौन सी चीज़ किसके अंतर्गत आती है और किसके कितने भाग हैं। यहाँ पर डेविस बातचीत करते हैं, किंग्सले डेविस यहाँ पर बातचीत करते हैं कि जो सोशल नॉर्म्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। एक नॉर्मेटिव होता है और एक होता है फैक्चुअल। इसको बोला गया है नॉर्मेटिव ऑर्डर और इसको बोला गया है फैक्चुअल ऑर्डर, ये आप लोग लिख लीजिएगा। इसको बोला गया है आदर्शात्मक व्यवस्था, इसको बोला गया है यथार्थ व्यवस्था। आदर्शात्मक व्यवस्था में हम बताते हैं कि हाँ, समाज ने नॉर्म्स क्या सेट कर रखे हैं, क्या होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करते हैं। और फैक्चुअल ऑर्डर में वास्तव में क्या हो रहा है उसके बारे में वो बातचीत करते हैं। एक बात और यहाँ पर नोट करने वाली है कि कई बार फैक्चुअल ऑर्डर जो होते हैं वो नॉर्मेटिव ऑर्डर को भी रेगुलेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम उच्चतम आदर्श की स्थिति पे पहुंच जाते हैं, तो उसमें होता ये है कि अगर नॉर्म्स बहुत ज़्यादा हाई सेट कर दिए तो व्यक्ति उनको फुलफिल कर नहीं पाएगा। तो ऐसा होता है कि फैक्चुअल यानी कि यथार्थ में जब हम आते हैं, यथार्थ व्यवस्था को देखते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हाँ, उतने नहीं, थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा धरातल पे आ जाओ, नॉर्म्स को इतने हाई नहीं सेट करने हैं, वरना हर आदमी उनको टच नहीं कर पाएगा और समाज में विघटन होने लग जाएगा या अप्रतिमानिता या एनोमी आने लग जाएगी, जिसके बारे में दरखाइम बातचीत करते हैं। बात आ जाती है सोशल वैल्यूज़ की। देखिए, सोशल नॉर्म एक बड़ा टर्म है, ठीक है। नॉर्म्स में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिस तरीके से आप चीज़ों को करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चीज़ों को करते हैं, है ना। मान्य तरीकों से जो चीज़ें होती हैं, जो समाज ने आपको बताया है, उन सारी तरीकों से जब आप चीज़ों को करेंगे तो उसको हम लोग सामाजिक मानदंड कहेंगे। सामाजिक मूल्य में अच्छे, बुरे, सही, गलत जैसी चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे सदा सत्य बोलो, अच्छों पर दया करो, प्रजातंत्र अच्छी शासन व्यवस्था है, या स्त्री का सम्मान करना चाहिए, या चोरी नहीं करनी चाहिए। इस टाइप से जब बातचीत आ जाती है तब हम कहते हैं कि वो सोशल वैल्यूज़ आ जाती हैं उसमें, अच्छे या बुरे की जब बातचीत, इसमें तो सारी चीज़ें आ गई, है ना। जैसे मान लीजिए कि सोशल नॉर्म, जैसे हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये मूल्य हो गया, ठीक है, ये हमारे पास मूल्य आ जाता है। लेकिन हमें कैसे करनी है उसके भी कई रास्ते हैं, वो सारी चीज़ें सोशल नॉर्म्स में आ जाएंगी। मान लीजिए आप नमस्ते करते हैं या उनसे विवाद नहीं करते हैं या उनके रोज चरण स्पर्श करते हैं
या उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, या फिर आप उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, या उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरीके की कई सारी चीज़ें सोशल नॉर्म्स के अंतर्गत आ जाएंगी। लेकिन किसी व्यक्ति का, अपने से बड़े का सम्मान करना मूल्य बन जाता है, जबकि उस मूल्य को अचीव कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमारे पास सोशल मानदंड या सामाजिक मानदंड में मिलती हैं हमें। मतलब जाना कहाँ है ये बताएगा मूल्य, और जाना कैसे है ये बताएगा हमारे पास मानदंड। ये सिंपल डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि सामाजिक मानदंड सापेक्ष होते हैं। कहीं कहीं सामाजिक मानदंड किसी तरीके के होंगे, कहीं पर सामाजिक मानदंड किसी तरीके के होंगे। अमेरिका में लोग सड़क पे दाईं ओर चलते हैं, और जबकि भारत में बाईं ओर चलना पड़ता है। तो इस हिसाब से अलग अलग समाजों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों में सामाजिक मानदंड भी अलग होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बियरस्टेड सोशल नॉर्म्स के 3 प्रकार बताते हैं। सामाजिक मानदंडों को वो 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। उसमें वो बताते हैं, एक आता है फोकवेज, दूसरा आता है मोड्स, तीसरा आता है कस्टम। एक चौथी चीज़ है, वो अलग है, सैंक्शन, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फोकवेज जनरीतियाँ या लोक रीतियाँ भी इसको कहा जाता है। मोड्स रूढ़ियाँ या लोकाचार भी कहा जाता है। और कस्टम, जिसको हम लोग प्रथा कहते हैं, इसके बारे में भी बात होती है। आइए इन तीनों को हम लोग अलग अलग समझते हैं। जनरीतियाँ या लोक रीतियाँ। जनरीतियाँ या लोक रीतियाँ का शाब्दिक अर्थ होता है आम लोगों के रीति रिवाज। आम लोग जो किसी सोसाइटी में या किसी ग्रुप में या किसी कम्युनिटी में जो चीज़ें चल रही होंगी, उनको हम फोकवेज कहेंगे। जन की रीतियाँ, लोक की रीतियाँ। लोक मतलब एक समूह जो किसी खास कल्चर से जुड़ा हुआ होगा। इसकी बात करते हैं विलियम ग्राहम समनर, WG समनर इसके बारे में बातचीत करते हैं अपनी पुस्तक फोकवेज में। ये दैनिक जीवन की पारस्परिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। डे टू डे लाइफ की चीजें इसमें आ जाती हैं। जनरीतियां एक सामाजिक नियंत्रण का भी काम करती हैं। कुछ जनरीतियों के उदाहरण इस प्रकार से हैं कि अभिवादन करना, गलती को सुधारते हुए सॉरी शब्द का प्रयोग करना, या सहायता करने वाले को थैंक्स देना, व खांसी अथवा छींक आ जाने पर एक्सक्यूज मी अथवा सॉरी शब्दों का प्रयोग करना। समाज की एक श्रेणी में कुछ सर्वव्यापी मानदंड इस प्रकार से भी हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जनरीतियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वो तो बस समाज के ही मजाक का पात्र बन जाता है, या समाज उसकी निंदा करता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उदाहरण के लिए जनरीति है कि किसी समाज में जनरीति है कि अपने प्रोफेसर का चरण स्पर्श उसको करना है, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो इस बारे में समाज या उसको कोई भी कानून दंड नहीं दे सकता है, क्योंकि समाज उसकी निंदा करेगा कि ये बड़ा बदतमीज लड़का है, ये पैर नहीं छूता है। लेकिन ना ही समाज ना ही कोई भी कानून उसको इस बात के लिए दंड दे सकता है। मतलब फोकवेज थोड़े से फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, आप ये कह सकते हैं। जनरीतियां सामाजिक महत्व तो होता है, लेकिन ये ऐच्छिक होते हुए भी आवश्यक होती हैं। जनरीतियां परंपरागत होती हैं, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से डेवलप हो चुकी होती हैं कि ये चलता चला आया है। अब हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। हमने बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज, आत्मसात्मीकरण कर लिया है इसको, है ना, कि अब हम इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं इस फोकवेज पर। मतलब इस काम को करने के लिए हमने ये तरीका इस्तेमाल किया है और अब हम इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जनरीतियों को समाज में आचरण करने की मान्यता प्राप्त व स्वीकृत पद्धतियां हैं। यह डेफिनेशन दी थी मकीवर और पेज ने। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि समाज में आचरण करने की मान्यता प्राप्त व स्वीकृत पद्धतियां हैं। मान्यता प्राप्त और स्वीकृत पद्धतियां। जनरीतियों की या फोकवेज की प्रकृति बहुत स्थायी टाइप की होती है। ये तुरंत तुरंत बदलती नहीं रहती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पास ऑन होती रहती है और बहुत ही कम परिवर्तन के साथ पास ऑन होती हैं। रूढ़ियों की बात आती है, मोड्स की बात आती है, लोकाचार की बात आती है। इसकी दोनों ही हिंदी हैं। तो यहाँ पर ग्रीन ने यहाँ पर बताया है कि ग्रीन ने रूढ़ियों को समझाते हुए उनके पालन न करने पर दंड दिए जाने की बात को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा कि अगर रूढ़ियाँ जो कि एक टाइप के सोशल नॉर्म्स हैं, अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया तो आपको दंड मिलेगा।
रूढ़ियों में नैतिकता का अंश होता है, वो सीधे सीधे आपके कैरेक्टर से जोड़ दी जाएंगी और समाज का विघटन करने से जोड़ दी जाती हैं अगर आप उनको तोड़ने के बारे में या उनका अवहेलना करने के बारे में बातचीत करते हैं। इसकी बात भी समनर नहीं करी है अपनी पुस्तक फोकवेज में, और यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात फिर से वही बताते हैं कि नियम कानून का उल्लंघन होगा, समाज उसको बहिष्कार करेगा या कोई दंड देगा। इसको कानूनी रूप से कोई दंड नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि ये सामाजिक चीज है, लेकिन समाज उसको कहीं ना कहीं से दंड देगा। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में हिंदू समाज में चचेरे, ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच शादी विवाह वर्जित है। जो लोग इस नियम कानून का उल्लंघन करेंगे, समाज उन्हें बहिष्कार कर दंडित करेगा। इसी चीज को हम यहाँ पे लोकाचार के माध्यम से समझते हैं। आप ये कह सकते हैं कि फोकवेज जब ज्यादा रिजिड हो जाए, जब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए और उन्हें तोड़ने पर एक उचित दंड मिलता हो, तब आप उन्हें फोकवेज या मोड्स कह सकते हैं उन्हें, तब आप उन्हें रूढ़ियां कह सकते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से इसे समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति समाज के प्रचलित तरीकों के खिलाफ अपने ढंग से वस्त्र पहनता है तो उसे लोक रीति का उल्लंघन माना जाएगा, पर यदि कोई नंगा होकर सड़क पर घूमने का प्रयास करता है तो उसे लोकाचार का उल्लंघन माना जाएगा। क्योंकि लोक रीति और लोकाचार में इतना ही फर्क है कि लोक रीति का उल्लंघन करने वाले समाज में कोई दंड नहीं होता, जबकि लोकाचार या रूढ़ियों का उल्लंघन करने वाले को समाज अधिक से अधिक दंड देने का प्रयास करता है। लोक रीति या फोकवेज में नैतिकता की कोई बातचीत नहीं होती है, पर लोकाचार में यह पूरी तरीके से नैतिक माना जाता है। अब आ जाते हैं प्रथा पर, कस्टम पर। इसको समझने के लिए जब आपने फोकवेज पढ़ा तो फोकवेज की ही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी डेफिनेशन कस्टम पर भी लागू हो जाती हैं। जैसे डेविस लिखते हैं कि प्रथा शब्द विशेषकर उन व्यवहारों की ओर संकेत करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए होते हैं, अथवा प्रथाएं वे व्यवहार हैं जिनका पालन केवल इसलिए किया जाता है कि बीते हुए समय में उनका पालन किया गया था। इस प्रकार ये लोकाचारों की अपेक्षा लोक रीतियों से अधिक निकट हैं। इस संदर्भ में जब वो बातचीत करते हैं तो हमें पहली नज़र में जब हम कस्टम को देखते हैं तो वो फोकवेज से बिल्कुल अलग नहीं दिखती है। सारी फोकवेज की चीज़ें कस्टम पे अप्लाई होती हुई दिखती हैं। क्योंकि जब आप कस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि समाज में व्यवहार करने की विधि है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। समाज में स्वीकृत व्यवहार है, प्रथा अलिखित और अनियोजित होती है, और इनको तोड़ने पर भी कोई बहुत प्रॉपर दंड विधान या दंड का तरीका नहीं है। समाज में उपहास और निंदा का पात्र बनेगा बस वो। प्रथा के साथ एक चीज और होती है कि वो अच्छी है या बुरी है, लोग उसको तुरंत चेंज करने में घबराते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि फोकवेज जब बहुत दिनों तक चलते हुए आएंगे और किसी प्रॉपर चीज को करने का कोई प्रॉपर फोकवेज बन चुका होगा, तब उस चीज को हम प्रथा कह देंगे, और जो कि आसानी से चेंज नहीं होगी। जैसे भारत में बाल विवाह एक प्रथा थी, सती प्रथा थी, तो हमने उसके आगे एक प्रथा शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि फोकवेज नहीं है, हम उसको जन रीतियां नहीं कह सकते हैं, हम उसको प्रथा कहेंगे। क्योंकि किसी जमाने में वो एक जन रीति होती थी, लेकिन जन रीति बहुत समय तक चलती चली आ रही है और अब हमें इसी तरीके से उसी चीज को करना है बगैर क्वेश्चन किए, तो अब हम उसको प्रथा कह देंगे। ये आप ये कह सकते हैं कि रिलेटिवली फोकवेज से ज्यादा स्टेबल होती है। अब हम समझ लेते हैं कि प्रथा और जनरीति में क्या अंतर होता है। जनरीति सामूहिक व्यवहार का पहला चरण है, यानी कि अगर मनुष्य कोई काम पहली या दूसरी या तीसरी बार, या हम कहें शुरू में करेगा, तो वो काम जनरीति बन जाएगा। लेकिन जब बहुत बाद तक चलता चला आ रहा है, मान लीजिए 1000 साल हो चुके हैं उस चीज को, उस जनरीति को, तब अब वो प्रथा बन चुकी होगी कि हाँ अब हमें इसी तरीके से काम करना है, और ये जनरीतियों के तुलना में अधिक स्थायी होंगी। ठीक है, आप इनको तुरंत चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जब बाल विवाह प्रथा की बारे में बातचीत की जाती है तो उसको हम इस तरीके से एक हिस्ट्री में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो ऐसी प्रथा बन चुकी थी जिसको बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। या सती प्रथा के बारे में बातचीत होती है या किसी और प्रथा के बारे में बातचीत होती है तो तुरंत उसको चेंज करना मुश्किल था, इसलिए हम लोग हिस्ट्री में उसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ते हैं। आप ये कह सकते हैं कि प्रथा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल माना गया है और इसमें
इसको तोड़ने पर ज्यादा बुरा फील माना जाएगा बजाय जनरीतियों के तोड़ने पर। एक और डिफरेंस आ जाता है कि एक प्रथा के पालन में अनेक जनरीतियों का सहारा लिया जाता है, जबकि किसी एक जनरीति के पालन में कई प्रथाएं नहीं होती हैं। इस बात को आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि सभी जनरीतियां प्रथाएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्रथाएं जनरीतियां तो होंगी ही होंगी, क्योंकि वो किसी समय में जनरीति बनी थी, अब जाके वो प्रथा बन गई है। लेकिन हर जनरीति प्रथा नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बहुत स्टेबल नहीं होगी। बहुत हो सकता है कि अगले पीढ़ी में या उसकी पीढ़ी में वो कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं। और ये सारी की सारी चीज़ें, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो आती हैं वो आ जाती हैं सोशल नॉर्म्स में, सामाजिक मानदंड में। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नॉर्म्स है या फोकवेज है। नॉर्म्स के अंतर्गत ही फोकवेज, मोड्स और कस्टम तीनों आ जाते हैं। और जब भी आप एमसीक्यू लगाएंगे, बस आपको ये देखना है कि उन चीज़ों को दंड प्राविधान में किस डिग्री तक लाया जाता है। जनरीतियों का संबंध समूह की आदतों से है, जबकि प्रथा का समूह के विश्वासों से संबंध है। प्रथाओं के पालन में सामूहिक हित की रक्षा होती है, जबकि जनरीति के पालन में ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं है। तो ये बेसिक हमने 3 डिफरेंस देख लिए यहाँ पे, फोकवेज, मोड्स और कस्टम के। आशा करता हूँ कि तीनों में आपको डिफरेंस और अच्छे से भेद करना आ गया होगा। अब बात करते हैं सैंक्शन की। सैंक्शन को हम लोगों ने दंड विधान या प्रतिबंध कहा है। व्यक्ति को नैतिक आचरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सामाजिक पुरस्कार दिए जाते हैं या सामाजिक दंड दिए जाते हैं अगर वो उन सारी चीज़ों का विरोध करता है, उन चीज़ों को तोड़ता है या उल्लंघन करता है या नहीं करता है, तब उसको दंड दिए जाएंगे। इन दोनों ही चीज़ों को हम सैंक्शंस कहेंगे, दंड विधान कहेंगे, या हिंदी में एक और शब्द है अनुशस्तियाँ, इनको कहेंगे। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम करेंगे या समाज के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, उन्हें सम्मान मिलेगा और इसके लिए बताया जाएगा कि उन्हें पॉजिटिव सैंक्शन मिला है। और जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उन्हें नकारात्मक प्रतिबंध या नकारात्मक सैंक्शन कहा जाएगा, नेगेटिव सैंक्शन कहा जाएगा, क्योंकि उसमें चोरी आ जाएगा, डकैती आ जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिनको समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है और उसके लिए प्रॉपर सजा दी गई है। इसमें एक टर्म आता है फॉर्मल नेगेटिव सैंक्शन, जिसमें जुर्माना, कैद या फांसी की सजा औपचारिक नकारात्मक दंड विधान के अंतर्गत आ जाती है, जिसमें आपको कोर्ट से, जेल से, न्यायालय से होके गुजरना पड़ता है, तब आपको दंड मिलेगा। और कई बार एक फॉर्मल पॉजिटिव सैंक्शन भी होता है कि जब आप ब्यूरोक्रेसी में अच्छा करेंगे तब आपको अच्छे अच्छे प्रमोशन मिलेंगे और हो सकता है आप सीनियर लेवल पे पहुंच जाएं। ये सिंपल एक अच्छी चीज़ के लिए अच्छा पुरस्कार देना और गलत चीज़ के लिए दंड देने का एक प्रावधान है सैंक्शन, दंड विधान, प्रतिबंध या अनुशस्तियाँ भी इसको कहीं कहीं कहा गया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें, ये सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।